नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। कोविड-19 ने क्या क्या नुकसान किया, किसे किसे किया, कहाँ कहाँ किया, ये तो बहुत सारे लोग जान गए होंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 ने कैसे चोट पहुँचाई, आज के विषय पर आज के दिन मैं आपसे यही बात साझा करूँगा। किस तरह से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को ये कोविड-19 चौपट करके गया है, ये मैं आपको तफसील से बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं बिंदुवार आपसे चर्चा करूंगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कोविड-19 में किस तरह से डामाडोल हुई और क्या उत्तराखंड की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें पहले से कर लेना चाहिए था और भविष्य के लिए हमें क्या इंतजाम करने, क्या उपाय करने जरूरी है। किसी भी सरकार को अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए सबसे पहले जिन बिंदुओं पर काम करना होता है उसमें यह होता है कि आप हमारी जेब में कितना पैसा है और खर्च हमें कितना करना है। यानी दो बड़े सेक्टर होते हैं, एक फाइनेंस, एक प्लानिंग। फाइनेंस ये बताता है कि हमारे पास कितना पैसा है और प्लानिंग ये बताती है कि हमें ये करना है। तो प्लानिंग और फाइनेंस के बीच जो एक समन्वय होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, जो भी इनके बीच में कोऑर्डिनेटर होता है। तो फाइनेंस अपनी स्थिति बताता है कि हमारे राजकोष में इतना पैसा है और प्लानिंग बताता है कि हमें इन नई योजनाओं पर काम करना है। तो एक तो अपनी जेब को देखना होगा कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, उसी हिसाब से आगे का खर्चा करना होगा। दूसरा, उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शुमार है जहां पर नॉन प्लान पर 3/4 धनराशि खर्च होती है कुल बजट की। यानी नॉन प्लान हुआ, सरकार नौकरी देती है, उनके वेतन, पेंशन और वेतन से जुड़े भत्ते और ऑफिस खर्च, ये सब मिलाकर नॉन प्लान में आता है। नॉन प्लान पर टोटल बजट का 3/4 खर्च हो रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25% यानी 1/4 बजट को खर्च करने के लिए हम 3/4 बजट की तनख्वाह बांटते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर विषय है और इसको वित्त विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर अगर जल्दी इस पर अमल नहीं किया गया तो उत्तराखंड धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ेगा जहां पर वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद कभी केंद्र सरकार आपातकाल लागू करने पर सोच सकती है। तो राज्य सरकार के सामने बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई। राजस्व के जो भी संसाधन थे, मुख्य हमारे 3 ही संसाधन हैं। एक तो हमारा एक्साइज ड्यूटी है, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी है और तीसरा खनिज पे जो हम कमाते हैं। तो तीनों जीरो हैं। तो वर्तमान में तो राज्य सरकार के पास कोई साधन नहीं है, सिर्फ उसको केंद्र सरकार की ओर देखना होगा कि जो उसको फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत मिलता है या जीएसटी के अंदर शेयरिंग होती है रेवेन्यू की, वो सही टाइम से और सही मात्रा में आ जाए। अब इंदु कुमार पांडे ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी थी उसमें कार्मिकों के ढांचे को पुनर्गठित करने की एक सिफारिश की गई थी। यानी यहाँ पिरामिड उल्टा हो गया है, नीचे से ऊपर जाते हुए कर्मचारियों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर लेवल पर इतने पद हो गए हैं कि पिरामिड उल्टा लगने लगता है। इसलिए जो लोग इसमें अपनी सलाह दे सकते हैं, अपना परामर्श दे सकते हैं, अपने अनुभव का फ़ायदा दे सकते हैं, राज्य सरकार को उनको बुलाकर, उनको आमंत्रित कर उनका परामर्श लेना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। वेतन विसंगति यहाँ कितना पुराना एक विषय है, आज तक वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है। कई बार कमेटियाँ बनी कि राज्य में आय के संसाधन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। उन कमेटियों की रिपोर्ट धूल फांक रही है। इस राज्य के वित्तीय आय का प्रमुख साधन होता था टैक्स और नंबर 2 होता था खनन। खनन व्यापार गलत नीतियों की तरह पूरी तरह चौपट है और टैक्स वसूली हो नहीं रही है, क्योंकि जब बिक्री होगी तो टैक्स वसूली होगी। नंबर 2, जीएसटी आने के बाद से कुछ हिस्सा देश की सरकार राज्यों को देती है और राज्य के आय के साधन तो क्या बढ़ेंगे। राज्य की स्थिति यह है कि जो थे भी साधन वो भी ठप हो गए। खनन के बारे में पूरी तरह निष्फल नीति होने के कारण कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें केंद्र सरकार के जो 7वां वेतन आयोग था उस पर रिपोर्ट देनी थी और उस पर उसके 3 मैंडेट थे। इस कमेटी को 3 मैंडेट दिए गए थे। वेतन संबंधी भारत सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन कर उसको लागू करना होगा और राज्य में आय के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाने होंगे और वेतन विसंगति दूर कर कार्मिकों की संख्या और स्वभाव के आधार पर विभागों का पुनर्गठन करना होगा।
मसलन यह एक इतनी अजीबोगरीब बात है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 56 से भी ज़्यादा विभाग हैं, जबकि यहाँ 30 से ज़्यादा विभाग होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, एक फिशरीज डिपार्टमेंट है, एक डेयरी अलग डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव अलग डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर एजुकेशन अलग हैं। तो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एग्रीकल्चर में मर्ज करने की सिफारिश भी इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की थी। ऐसे ही तमाम दूसरे विभाग हैं। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का मर्ज हो जाना चाहिए, सिंचाई लघु सिंचाई को मर्ज कर देना चाहिए और इसके अलावा पेयजल और इन सब को मिलाकर एक जल संसाधन के नाम से एक मंत्रालय बना देना चाहिए। ये तमाम सिफारिशें की थी। अगर ये भी समय से मान ली होती तो राज्य सरकार आज जिस हालात में खड़ी है उसमें ना होती। अब यही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर फिजूल खर्ची के तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। पूरे राज्य में ब्लॉक से ज़्यादा तहसील हो गई है और एक तहसील को रन करने के लिए करोड़ों रुपया महीने में चाहिए होता है, लेकिन इतनी तहसीलों की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक ज़्यादा होने चाहिए और तहसील कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रशासनिक ढांचा इस तरह से छिन्न भिन्न हो गया है कि सरकार को उस पर आज नहीं तो कल गौर करना ही पड़ेगा, वरना ये जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है इसके लौटने की बात बेमानी हो जाएगी और इसकी उम्मीद भी हमें छोड़ देनी चाहिए। हमेशा बजट में दो हिस्से होते हैं, एक आमदनी और एक खर्च। तो अगर आमदनी नहीं है तो खर्च हम कम कर सकते हैं और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए काफ़ी स्कोप है सरकारी खर्च कम करने में, जो वर्तमान में तो नहीं दिख रहा है। तो मगर ये खर्चे कम करने चाहिए। जो सुविधाएं दी हुई हैं हमने मंत्रियों को या सरकारी सेवकों को, उनमें कमी थोड़ी करनी चाहिए। इतना नहीं कि हमारे कार्य क्षमता कम हो जाए, मगर जो एक्स्ट्रा है वो ज़रूर कम किया जा सकता है। कुछ खर्चे इस ऐसी श्रेणी के हैं जिनको हम कम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वेतन, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स भी राज्य की साख का सवाल है और वो हमें समय पे देने होते हैं। रीपेमेंट्स भी हमें समय पे देने होते हैं, लेकिन अन्य योजनाओं को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसमें प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ेंगी और जो कम प्राथमिकता के खर्चे हैं उनको हो सकता है एक आध साल के लिए हमें पोस्टपोन करना पड़े, ताकि प्रायोरिटी हम पब्लिक हेल्थ को ही दें और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। जब 7वां पे कमीशन भारत सरकार ने लागू किया देश में, तो उत्तराखंड में पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को यह बताना था कि भारत सरकार का जो आदेश है वो राज्य में कैसे लागू हो सकता है। नंबर 2, भारत सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसके लिए संसाधन कहाँ से जुटाए जाने चाहिए। और नंबर 3, जो समान स्वभाव के विभाग हैं उन सब का मर्ज कर दिया जाए और जो कार्मिकों का ढांचा है उस कार्मिकों के ढांचे का भी पुनर्गठन कर दिया जाए। लेकिन इंदु कुमार पांडे की वो रिपोर्ट आज भी खाकी फाइलों में दम तोड़ रही है, उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो आकर्षण का केंद्र तक नहीं बन पाई, किसी सरकार ने उसकी सुध नहीं ली और नतीजा ये रहा कि उस रिपोर्ट का अगर संज्ञान भी लिया होता तो कोविड-19 जैसे पीरियड में वो थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकता था। उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी, उनको सरकार ने दरकिनार किया। उसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं दी गई थी कि जो सरकार के सिस्टम को, सरकार को और साथ साथ राज्य के कल्याण में एक अहम योगदान वो साबित कर सकती थी। जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो दिमाग का मीटर अपने आप घूमने लगता है, चाहे घर चलाने की बात हो या फिर किसी सरकार को चलाने की बात हो। तो अर्थव्यवस्था का मीटर जितनी तेज़ी से घूमता है उससे ज़्यादा तेज़ी से दिमाग का मीटर घूमने लगता है। छोटे राज्यों में खास तौर पर, जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड को ही लें तो यहाँ पर राजस्व के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पर्यटन, खनन, आबकारी, स्टाम्प, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो राज्य को
राजस्व देते हैं और विकास में सहयोग करते हैं। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी चूँकि केंद्र द्वारा वसूला गया एक ऐसा कर होता है जिसमें से कुछ हिस्सेदारी सभी राज्यों को मिलती है। तो उत्तराखंड जैसे राज्यों को जीएसटी से इतना तो नहीं मिलता जितना बाकी राज्यों को मिलता है, लेकिन जितनी भी हिस्सेदारी आती है वो केंद्र सरकार उत्तराखंड को दे देती है। लेकिन कोरोना वायरस ने ऐसा मीटर डाउन किया है कि 22 मार्च से जब से जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन चला तो राजस्व को बड़े पैमाने पर एक फटका लगा। उत्तराखंड में तो जैसे विकास का पहिया ही थम गया। यदि जल्द ही चीज़ें पटरी पर नहीं लौटी तो रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। हमें मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा जीएसटी पर, एक्साइज पर, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन पर। जीएसटी यद्यपि हमारा मुख्य स्रोत है, लेकिन इसमें फ़िलहाल हम बचे हुए हैं क्योंकि हमें 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से गारंटी मिली है और वो भी 14% राजस्व बढ़ोतरी के आधार पर। लेकिन कोरोना वायरस के माहौल में ज़्यादा पकड़ धकड़ की मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तो स्थिति सामान्य करना ज़रूरी है। बिजनेसेस बंद हैं, उनको चालू करना है। तो जब हमारी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रारंभ हो जाए उसके बाद इन बारीकियों में जाना उचित होगा। राज्य को 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आमदनी होती है, खनन, पर्यटन एवं शराब। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से कोई हमारे को रेवेन्यू जनरेट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चुनौती हमारे सामने आई है, इसको अवसर पर बदलने का समय आ गया है। जितने प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमें रोजगार सृजन के लिए कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि वो यहीं पर रह जाएं। अभी हम क्या कर सकते हैं कि मनरेगा के लिए जितना भी हम बजट रखते हैं उसको बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। हम हिमाचल के मॉडल पर हॉर्टिकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। आर्थिक रूप से हमें वापस आना है और 17,000 करोड़ जैसा कि मैं समझता हूं कि हमें नुकसान हुआ है, तो इसके लिए रेस्टोरेंट्स और होटल को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वापस जो है रेस्टोरेंट्स खोलने चाहिए। केंद्र से हिस्सेदारी के साथ ही राज्य के अपने संसाधनों समेत राज्य को 1 महीने में 2100 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। अब यह राजस्व, इसमें खर्चा बहुत होता है। इसमें जो नॉन प्लान और प्लान के जो 2 हिस्से होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नॉन प्लान यानी वेतन और उससे जुड़े हुए तमाम खर्चे, पेंशन, इस पर एक बड़ी धनराशि खर्च हो जाती है। हालांकि उत्तराखंड में वेतन भत्तों का कुल बजट 3/4 खर्च होने के कारण हालत पहले से ही बहुत खराब थे, लेकिन कोरोना में स्थिति और बिगड़ गई है। अगर हम मार्च के राजस्व की बात करते हैं, 22 मार्च को कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू के बाद फिर लगातार लॉकडाउन है, तो 21 दिन मार्च में कामकाज चला तो मात्र 250 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व प्राप्त हुए, जो मार्च के महीने के अकाउंट में जाएंगे। लेकिन अप्रैल में जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी वो छूट दी गई, थोड़ा कारोबार, थोड़ा व्यापार, थोड़ी इंडस्ट्री खुली, तो 485 करोड़ के आसपास का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। यह भी बहुत संतोषजनक नहीं था। अब चूंकि जिस राज्य को 2200, 2250 करोड़ रुपए 1 महीने में राजस्व की प्राप्ति होती हो, वहाँ पर 485 और 250 करोड़ रुपए बहुत मायने नहीं रखते और वो राज्य की अर्थव्यवस्था को धकेलने में लेस मात्र भी सहयोग करने की स्थिति में नहीं होते। उत्तराखंड आर्थिक संकट की ओर बढ़ता हुआ भी लग रहा है। वैसे ही 1 वर्ष में किस्त और ब्याज मिलाकर 9,500 करोड़ के आसपास राज्य को अदा करना होता है। यह समय तो ऐसा है जब राजस्व के सभी स्रोत बंद हैं और किसी भी तरह से कोई नया स्रोत खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल पहले उत्तराखंड भी कभी वित्त प्रबंधन को लेकर किसी सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाई। उत्तराखंड में यदि पहली सरकारों ने वित्त प्रबंधन को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई होती तो कोरोना के इन विषम परिस्थितियों में उत्तराखंड को इतनी भयावह स्थिति का सामना न करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग तो खूब है,
लेकिन खपत नहीं होने के कारण जीएसटी का जो बड़ा हिस्सा है वो दूसरे राज्यों को चला जाता है और उत्तराखंड को कम मिलता है। अब यही समस्या उत्तराखंड सरकार को खाए जा रही है और यहाँ की सरकार के पास इसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण जो राजस्व की जो आय है, जो आमदनी सरकार को होनी है, वो इतनी नहीं हो पा रही है कि उनकी पेंशन और वेतन के खर्चे भी पूरे हो जाएं। राज्य सरकार ने एक कमेटी आपकी बनाई है, आपकी नॉलेज में होगा, हाई पावर कमेटी, जिसकी इंटरिम रिपोर्ट भी आई है, जो कि सभी प्रमुख सचिव सचिवगणों को भेज दिया है और सभी को उसका परीक्षण करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपने बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैकेज है उससे भी कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी। अब मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाता हूँ कि किस तरह से राजस्व प्राप्त होता है और किस तरह से खर्चा होता है। मैं अभी 2019 और 20 की बात करूँगा, चूँकि 2020 और 21 तो अभी चल ही रहा है। 2019-20 में राज्य को अपने संसाधनों से 12,450 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। जो नॉन टैक्स का रेवेन्यू आता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, वन, खनन इत्यादि, तो उसमें 4942 करोड़ रुपए राज्य को प्राप्त हुए। और जो केंद्र से कर प्राप्त हुआ तो वो 7520 करोड़ रुपए था। तो इस लिहाज से ये 2300 करोड़ के आसपास बैठ जाता है। लेकिन आप अगर खर्च पर नज़र डालेंगे तो खर्चा बहुत है। यहाँ वही स्थिति पैदा हो गई है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। प्रतिमाह होने वाले खर्च पर अगर आप नज़र डालते हैं तो 400 करोड़ रुपए हर महीने पेंशन पर खर्च होता है। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए वेतन और भत्तों पर खर्च होता है। 400 करोड़ रुपए विभिन्न माध्यमों से लिए गए ऋण का ब्याज देना होता है। और ब्याज देना, ऋण का ब्याज देना सरकार की साख से जुड़ा हुआ होता है, उस ब्याज को अदा करना ही होता है, वरना बाजार में और आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर में राज्य की साख खराब हो जाती है। 120 करोड़ रुपए के आसपास अनुदान देना होता है, उसमें विश्वविद्यालय हैं, अनुदानित महाविद्यालय हैं, अर्धशासकीय संस्थान हैं। 200 करोड़ रुपए राज्य के जितने भी निकाय हैं, नगर निकाय, शहरी निकाय, उनको दिए जाते हैं। और इसके अलावा ऑफिस चलाने के लिए खर्च और असुविधाओं के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। तो ये एक कैलकुलेशन बैठ जाता है कि जो ये दिखाता है, एक आईना सरकार को दिखाता है कि इतना खर्च होना है और इतनी आमदनी होनी है। तो आमदनी पीछे छूट जा रही है और खर्चा आगे निकल जा रहा है। तो अब ये यहाँ पर सरकार को एक बात ये ज़रूर समझनी पड़ेगी कि किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम करना है। अब सच बात तो ये है कि अगर उत्तराखंड सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में जो एक कमेटी गठित की थी, अगर उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने अध्ययन किया होता, बहुत बड़ा खर्चा एक बचाया जा सकता था और राज्य को इससे एक बड़ी आर्थिक मदद मिलती। लेकिन उस पर किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। और इसके अलावा भी जिस तरह से यहाँ पर विधायकों को बहुत हैवी वेतन दिया जाता है, शायद तेलंगाना ही एक ऐसा प्रदेश है जो उत्तराखंड के विधायकों के बराबर वेतन देता है। क्योंकि तेलंगाना की आर्थिकी और उत्तराखंड की आर्थिकी में बड़ा फ़र्क है। तेलंगाना में बहुत रिसोर्सेज हैं आमदनी के, लेकिन उत्तराखंड में बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो इस लिहाज से सरकार को वित्त प्रबंधन के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी फाइनेंशियल स्टेटस हम लोगों का ऑब्वियसली आपने जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा वित्तीय स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी अभी है नहीं, बिकॉज जो स्टेट के अपने टैक्सेस हैं उसमें सब्सटेंशियल भी कमी आ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा समीक्षा की जा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सब्सटेंशियली हमारा पूरा ही ठीक हो गया है, प्रोक्योरमेंट भी ठीक चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हमारी स्टार्ट हो गई हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री भी हमारी स्टार्ट हो गई है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी और उसी के साथ साथ जो राजस्व कलेक्शन राज्य सरकार का वो भी बेहतर होगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में जब वित्तीय संकट एकदम गहरा गया हो तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक निर्वाचित और लोक कल्याणकारी सरकार ऐसे समय में क्या करती है, ये सोच विचार करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो हमारे यहाँ माननीय विधायकों के मोटे वेतन और भत्ते हैं, उनमें जो 1/3 की कटौती की गई है, उसमें और कटौती किए जाने की गुंजाइश अभी बरकरार है। क्योंकि अभी भी कटौती के बावजूद उनके वेतन और भत्ते देश के किसी भी एक सांसद से ज़्यादा हैं।
इसके अलावा सरकार एक और भूल करती रही, और वो भूल थी कोविड-19 के बाद भी सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन कर देना। जब सरकार की इतनी ही कैपेसिटी नहीं है कि वो नए रोजगार दे सके, तो लोक सेवा आयोग में 3-3 सदस्यों की एक साथ भर्ती करने से आखिर क्या एक एग्जाम्पल सेट सरकार करना चाहती है। जो समझदार और बौद्धिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस सरकार के इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका यही कहना है कि ये ऐसे में होना ही नहीं चाहिए था। जो अर्थव्यवस्था के टोही लोग हैं, उनका कहना है कि हमें लॉन्ग टर्म की योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की योजनाएं यानी हम आज अगर कुछ शुरू करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें भले ही 6 महीने बाद हो, लेकिन जब वो योजना चल निकले तो उसका सालों साल फ़ायदा मिलता रहे। और दूसरी बात ये है कि सरकार को एक समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो जिन पर अभी केवल 10 से 15% उनकी लागत का खर्च हुआ है, उनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। अब उन्हीं प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए जिनके 85% से ज़्यादा काम हो चुका है। उसमें 2 फायदे होंगे। जो 85% काम पूरा कर चुका है जो प्रोजेक्ट, तो वो एक रेवेन्यू का सोर्स जनरेट करेगा। अब पिछली जो सरकारों ने किया है उसको गिनाने का वक्त नहीं है। पिछली जो कमेटियों की रिपोर्ट खाकी फाइलों में धूल फांक रही हैं, उनको गिनाने का वक्त नहीं है। अगर हम पिछली लोगों की गलतियां गिनाते रहे, पिछली सरकारों की गलतियां गिनाते रहे, तो वो चचा गालिब का एक शेर है, आपने सुना होगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो इसीलिए इस समय जो वक्त की डिमांड है वो केवल इकोनॉमिक सेक्टर को उबारने की है, वो केवल इस बात की है कि राज्य का भविष्य कैसे ठीक हो सकता है, और ज़रूरत इस बात की है कि सरकार कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार है भी कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको तैयार होना पड़ेगा। आज इस विषय पर इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले रविवार फिर मिलूँगा 8 बजे किसी खास मुद्दे के साथ, जो उत्तराखंड के बारे में बेबाक से और विस्तार से चर्चा होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबां आपकी, शुक्रिया आपका।